सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स और हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। तो पहली बड़ी खबर, यूपी एमएलसी इलेक्शन रिजल्ट, 11 सीटों के लिए मतगणना शुरू, देर शाम तक आएंगे नतीजे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों के लिए मतों की गणना शुरू हो गई है। इन सीटों के लिए मंगलवार को वोटिंग हुई थी। इन सीटों पर भाजपा, सपा, कांग्रेस, विभिन्न शिक्षक संगठन और निर्दलीय मिलाकर 199 प्रत्याशी हैं, जिनके भाग्य का फैसला गुरुवार देर शाम तक आने की उम्मीद है। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई है। अगला अपडेट, गोंडा नगर पालिका में बड़ा खेल, सैकड़ों कर्मचारियों के खाते में सालों से नहीं पहुंचे पीएफ के पैसे। गोंडा नगर पालिका के सैकड़ों सामान्य और सफाई कर्मचारियों का पीएफ वर्षों से कर्मचारियों के खाते में नहीं पहुंच रहा। कटौती के बावजूद यह धनराशि कहां जा रही है, इसकी संक्षिप्त पड़ताल हुई तो प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए एक लिपिक और एक कार्यवाहक लिपिक को निलंबित कर दिया गया। अब निलंबित लिपिक सारे संबंधित अभिलेख दबाए बैठा है। सारी जोर आजमाइश के बाद पालिका अध्यक्ष के निर्देश पर ईओ ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लेकर हस्तक्षेप की मांग की। इस बीच निलंबित लिपिक के फरार हो जाने की खबरें भी फैली, जिसे जिम्मेदारों ने अफवाह करार दिया। आईपीएस अमिताभ ठाकुर को पत्नी समेत रेप केस में फंसाने वालों को जेल। जी हां, एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर को रेप के झूठे मामले में फंसाने के आरोप में आत्मसमर्पण करने वाले अभियुक्त पति पत्नी भुजवीर सिंह और पुष्पा देवी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बुधवार को इन दोनों ने आत्मसमर्पण कर विशेष अदालत से अंतरिम जमानत की दरख्वास्त भी की। विशेष अदालत ने प्रथम दृष्टया इनके अपराध को गंभीर करार देते हुए अर्जी खारिज कर दी। 20 जून 2015 को इस मामले की एफआईआर डॉक्टर नूतन ठाकुर ने थाना गोमतीनगर में दर्ज कराई थी, जिसमें अभियुक्तों के साथ ही सूबे के तत्कालीन काबीना मंत्री गायत्री प्रजापति व राज्य महिला आयोग की चेयरमैन जरीना उस्मानी समेत 8 लोगों को नामजद किया था। यूपी सीएम का बयान, हम दुनिया की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने के लिए प्रतिबद्ध, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सिटी की हस्तियों से कहा है कि हम नोएडा में सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं। यह फिल्म सिटी आपकी होगी, आपकी जरूरतों के अनुसार होगी। हम सुझाव दें, आप हमें सुझाव दें, उसी के अनुसार हम अपने वादे के अनुरूप नोएडा में देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में आप आइए, आपका स्वागत है। उन्होंने यह बातें बुधवार को मुंबई की निजी होटल में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े नामी कलाकारों, निर्माताओं और निर्देशकों से कही। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए उत्तर प्रदेश में सारी जरूरी चीजें हैं। विंध्य इलाके में प्रकृति का अनुपम सौंदर्य, संस्कृति और इतिहास की संपन्न विरासत समेटे बुंदेलखंड, भगवान श्री राम की अयोध्या के अलावा और भी बहुत कुछ है। आइए, आपका स्वागत है। जया प्रदा पर अभद्र टिप्पणी को लेकर आजम खान की मुश्किलें बढ़ी, सीतापुर जेल से विशेष अदालत ने किया तलब। जया प्रदा पर अभद्र टिप्पणी मामले में एमपीएमएलए की विशेष अदालत ने आरोपी सांसद आजम खान को जेल से तलब करने के लिए रिमाइंडर भेजा है। आजम इस समय सीतापुर जेल में बंद है। बुधवार को केस की जांच कर रहे क्राइम ब्रांच के विवेचक की ने इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था। दूसरी तरफ इस विशेष अदालत में छजलैट बवाल केस में भी सुनवाई होनी थी, लेकिन शोक सभा के चलते छजलैट बवाल और जया प्रदा केसों की सुनवाई टल गई। अब इस केसों की सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। 40 महिला सिपाहियों को परेशान कर रहा है सिरफिरा, साइबर जेल जांच में जुटी है। प्रदेश सरकार की 40 महिला सिपाहियों सहित करीब 60 युवतियों को एक मंचला कई दिनों से परेशान कर रहा है और एक युवती ने इस संबंध में साइबर सेल में शिकायत की। शिकायतकर्ता युवती भी 10 माह पुलिस की ट्रेनिंग कर चुकी है। बाद में उनका चयन शिक्षिका के लिए हो गया। पुलिस की नौकरी छोड़ दी। आरोपित फतेहाबाद क्षेत्र का निवासी है। यह जानकारी भी पीड़िता के पिता ने की है। यह खुद पुलिस में तैनात है। पुलिस क्लब निवासी युवती ने एसएसपी के नाम प्रार्थना पत्र लिखा, जिसे जांच के लिए साइबर सेल भेजा गया है। यूपी में पालतू कुत्तों के लिए भी जारी होंगे यूनिक नंबर वाले आई कार्ड। जी हां, यूपी के इस जिले में जनवरी से शुरुआत। यूपी के बरेली में पालतू कुत्तों का भी इंसानों की तरह यूनिक आईडी कार्ड बनाया जाएगा। शहर में जितने भी पालतू कुत्ते हैं उनके लिए नगर निगम यूनिक आईडी नंबर जारी करेगा। इसमें कुत्ते का नाम, नस्ल, उसकी उम्र और मालिक का पूरा नाम पता होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने वालों पर नगर निगम 500 से 2500 तक का जुर्माना भी लगाएगा। नगर निगम की ओर से शहर के हर पालतू कुत्ते का आईडी कार्ड जारी किया जाएगा। बता दें कि बरेली में बड़ी संख्या में लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं। एक और जहां दिनों दिन इनकी संख्या बढ़ रही है, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि इस प्रक्रिया को जल्द ही लागू किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन न कराने वालों पर एक्शन भी लिया जाएगा। यूपी पंचायत चुनाव, ग्राम प्रधान इलेक्शन में इस बार जानिए कितनी हो सकती है सीट महिलाओं के लिए आरक्षित। यूपी की मौजूदा ग्राम पंचायत का कार्यकाल 25 दिसंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन
उससे पहले चुनाव संभव नहीं है। सरकार फरवरी 2021 से मई के बीच चुनाव कराने की तैयारी में है। अभी वोटर लड़ने वालों की निगाहें आरक्षण सूची पर लगी हैं। हर कोई यह जानने को बेताब है कि आखिर उनके गांव में आरक्षण स्थिति इस बार क्या रह सकती है। पंचायतों में आरक्षण लागू कराने के लिए राजस्व ग्रामों की जनसंख्या का आकलन किया जाएगा। 5 साल पहले चुनाव के समय ग्राम पंचायत की क्या स्थिति थी, वर्तमान में क्या स्थिति है, उसी आधार पर तय होगा कि उस ग्राम पंचायत की सीट किस प्रत्याशी के लिए आरक्षित होगी। वर्तमान में जिस वर्ग के लिए सीट आरक्षित है वह आगामी चुनाव में उस वर्ष के लिए आरक्षित नहीं रहेगी। आरक्षण वरीयता क्रम में एसटी की कुल आरक्षित सीटों में से 1/3 एसटी महिला के लिए आरक्षित होगी, बाकी में महिला या पुरुष दोनों रहेंगे। एससी की 21% आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें इस वर्ग की महिला और बाकी सीटें इसी वर्ग के महिला या पुरुष दोनों के लिए होंगी। ओबीसी की 27% सीटों में 1/3 सीटें इस वर्ग की महिला के लिए आरक्षित की जाएंगी, बाकी इस वर्ग की महिला या पुरुष दोनों के लिए अनारक्षित रहेंगी। कुल की 50% सीटें अनारक्षित रहेंगी, मगर उनमें 1/3 सीटें सामान्य जाति की महिला प्रत्याशियों के लिए आरक्षित रहेंगी। पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण अवरोही क्रम में लागू होगा। आगरा जिला पंचायत राज अधिकारी सुजाता प्रकाश ने बताया कि ग्राम पंचायतों की वर्ष 2011 की जनसंख्या के आंकड़े फीड करा रहे हैं। ब्लॉकों को सीधे लखनऊ से जोड़ा गया है। इस बार पंचायत चुनाव का आरक्षण लखनऊ से ही तय होगा। आरक्षण सूची भी ऑनलाइन जारी रहेगी। कोई भी घर बैठे पंचायत चुनाव के आरक्षण के बारे में पता कर सकेगा। किसानों का आंदोलन जारी। चौथे दौर की वार्ता से पहले अमित शाह से मिलेंगे अमरिंदर सिंह। हाल ही में संसद द्वारा पास कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वे तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर वे दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। वे राष्ट्रीय राजधानी में आकर प्रदर्शन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल इसकी इजाजत नहीं दी गई। दिल्ली आने वाले अधिकांश रास्तों को सील कर दिया गया। वहीं आज चौथे दौर की वार्ता से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मुलाकात करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। आज वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस प्रकार से आप ट्वीट भी देख सकते हैं। यहाँ पर कृषि कानूनों पर गुरुवार को होने वाली चर्चा को लेकर किसान संगठनों व केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के बीच बैठकों का दौर चलता रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व रेल मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे। वहीं दिल्ली बॉर्डर की सड़कों पर बैठे किसान संगठनों के प्रतिनिधि कल की बैठक को लेकर रणनीति तैयार कर रहे थे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल बुधवार दोपहर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक के लिए गए हैं। बता दें, दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलनरत किसानों की मांग व विरोध के बारे में अमित शाह को बताया है। इस प्रकार से लगातार आंदोलन जारी। आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिलती रहेंगी। इसी प्रकार की ताजा व लाइव अपडेट्स, काम की खबरें सभी कुछ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट से बोली यूपी सरकार। केरल के पत्रकार की गिरफ्तारी में सामने चौंकाने वाली जानकारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 5 अक्टूबर को हाथरस के पास से केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की गिरफ्तारी और कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के साथ उसके कथित संबंधों की जांच के दौरान चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है। पुलिस ने बताया है कि जिस अखबार में काम करने का दावा पत्रकार ने किया है वो तो 3 साल पहले बंद हो चुका है। केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट KUWJ ने कप्पन की ओर से दायर हलफनामे पर जवाब देने के लिए समय की मांग की है। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यूपी सरकार की तरफ से कहा, एक एसोसिएशन अपनी ओर से एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कैसे लड़ सकता है? वह तेजस नामक एक पेपर के पत्रकार होने का दावा करता है जो 3 साल पहले बंद हो गया है। इसके खिलाफ अब तक की कई जांचें चौंकाने वाली आई हैं। स्वतंत्र रूप से काम करने वाले पत्रकार सिद्दीकी कप्पन हाथरस के कथित गैंगरेप और मर्डर पर रिपोर्टिंग करने के लिए शहर जा रहे थे। उसी दौरान 5 अक्टूबर को यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि उनके साथ 3 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। 7 अक्टूबर को पुलिस ने सभी के खिलाफ राजद्रोह और UAPA के सेक्शन 17 के तहत मामला दर्ज करा दिया। इस सेक्शन के तहत आतंकी गतिविधि के लिए फंड जुटाने के मामले में सजा का प्रावधान है। भारत के मुख्य न्यायाधीश SA बेबड़े की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीश की बेंच ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा और ऐसी कोई भी मिसाल लाने के लिए कहा जहां एक एसोसिएशन या यूनियन ने एक आपराधिक मामले में जेल में बंद व्यक्ति की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की हो। सुप्रीम कोर्ट कप्पन की गिरफ्तारी देने वाली केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। सभी प्रकार की अपडेट्स हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। मौसम विभाग ने चक्रवात बुरेवी को लेकर जारी किया अलर्ट। तमिलनाडु में होगी भारी बारिश। जी हां दोस्तों,
अभी निवार से निजात नहीं पा पाए थे, तब तक मौसम विभाग ने एक और चक्रवात, तूफानी चक्रवात का अलर्ट जारी कर दिया। जी हां दोस्तों, भारत के मौसम विभाग ने बुधवार को कहा कि दक्षिण तमिलनाडु में कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। बुधवार के शाम 5:30 बजे चक्रवात बुरेवी त्रिकोमाली श्रीलंका के पूर्व उत्तर पूर्व में लगभग 70 किमी, पंबन भारत में 12 से 290 किमी पूर्व दक्षिण पूर्व और कन्याकुमारी से 480 किमी पूर्व उत्तर पूर्व में फैल गया। आईएमडी ने अपने बुलेटिन में कहा कि पश्चिम की ओर बढ़ने और श्रीलंका में बुधवार आधी रात तक चक्रवाती तूफान के साथ 80 से 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है और यह गुरुवार दोपहर एक पंबन क्षेत्र में लगभग पश्चिम दक्षिण पश्चिम, जी हां दोस्तों, कन्याकुमारी के बीच दक्षिण तमिलनाडु तट को पार कर जाएगा और कन्याकुमारी के बीच दक्षिण तमिलनाडु तट को पार कर जाएगा और चक्रवाती तूफान के रूप में हवा की गति 70 से 80 से 9 किमी प्रति घंटे होगी। बड़ी खबर, मसाला ब्रांड एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन। जी हां, एमडीएच मसाले का ऐड आपने खूब सुना होगा। मसाला ब्रांड एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का गुरुवार सुबह निधन हो गया। वे 98 साल के थे। खबरों के मुताबिक गुलाटी का पिछले 3 हफ्तों से दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। गुरुवार सुबह उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उन्होंने सुबह 5:38 बजे अंतिम सांस ली। इससे पहले वे कोरोना से भी संक्रमित हो गए थे, हालांकि बाद में वे ठीक हो गए। पिछले साल उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। दादाजी और महाशय जी के नाम से मशहूर धर्मपाल गुलाटी का नाम 1923 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले धर्मपाल गुलाटी शुरुआती दिनों में अपने पिता के मसाले के व्यवसाय में शामिल हो गए थे। 1947 में विभाजन के बाद धर्मपाल गुलाटी भारत आ गए और अमृतसर में एक शरणार्थी शिविर में गए। फिर वह दिल्ली आ गए और दिल्ली के करोल बाग में एक स्टोर खोला। गुलाटी ने 1959 में आधिकारिक तौर पर कंपनी की स्थापना की थी। यह व्यवसाय केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी फैल गया। इससे गुलाटी भारतीय मसालों के एक वितरक और निर्यातक बन गए। गुलाटी की कंपनी ब्रिटेन, यूरोप, यूएई, कनाडा आदि सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भारतीय मसालों का निर्यात करती है। 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। एमडीएच मसाला के अनुसार धर्मपाल गुलाटी ने अपने वेतन का लगभग 90% दान कर दिया है। इस प्रकार से काफी अच्छे इंसान थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने वेतन का 90% दान कर दिया है उन्होंने। बेहद अच्छी बात। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हमारे जेके चैनल की पूरी टीम की तरफ से इनको भगवान आत्मा की शांति प्रदान करे। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। लीजिए, आज से महंगा हो गया गैस सिलेंडर। जी हां, आज से महंगा हो गया आपका रसोई गैस सिलेंडर। जाइए कितने बड़े दाम। देश भर में बढ़ती महंगाई के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने रसोई गैस के रेट में इजाफा कर दिया। सरकारी तेल कंपनियों ने गैस सिलेंडर कीमतों में 50 रुपए का इजाफा कर दिया है। देश भर में बढ़ती महंगाई के बीच सरकारी तेल ने आपके रसोई गैस सिलेंडर में 50 रुपया बढ़ा दिया। इस इजाफे के बाद देश की राजधानी दिल्ली में घरेलू रसोई गैस की कीमत 644 रुपए हो गई। बता दें, 1 दिसंबर को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल गैस के रेट्स में इजाफा किया। 19 किलो वाले सिलेंडर 55 रुपए की बढ़ोतरी में आ चुके हैं। आईओसी की वेबसाइट पर दिए गए रेट्स के मुताबिक दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम 594 रुपए से बढ़कर 644 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर हो गए। अगला अपडेट, ब्रिटेन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। जी हां, रिसर्च टीम ने ऐसे बनाई फाइजर कोरोना वैक्सीन। इंग्लैंड से कोरोना से मुकाबला करने की जंग में जीत के करीब पहुंचने की खुशखबरी आ चुकी है। यूके में कोरोना की रोकथाम करने के लिए 3 वैक्सीन बन गई हैं। तीनों वैक्सीन तीसरे चरण में है। पहली बायोटेक कंपनी के साथ फाइजर वैक्सीन, दूसरी ऑक्सफोर्ड वैक्सीन और तीसरी लेनोवा वैक्सीन के नाम शामिल है। यूके सरकार ने फाइजर वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है। अहम बात यह है कि इंग्लैंड में अगले 10 से 12 दिन में इसकी पहली बार 80,000 खुराक देना शुरू कर दिया गया है। इस तरह ब्रिटेन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया और यह इस भयावह महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बन चुका है। पूरी जानकारी आपको देते रहेंगे कि क्या इसका ट्रायल कैसे क्या इफेक्ट जाता है। आपको हमारे चैनल पर बने रहना है। सो ये थे आज के मुख्य समाचार, ताजा समाचार। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू press the bell icon and drop your suggestion in the comment box. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. Take care. Goodbye.